हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका भौतिक विज्ञान का जो टॉपिक है यानी कि फिजिक्स का जो टॉपिक है वो है प्रकाश यानी कि लाइट। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ये है लाइट के टॉपिक में आपका मिरर यानी कि दर्पण। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रकाश क्या होता है या हमें ऑब्जेक्ट कैसे दिखती है। कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी वस्तु देखने के लिए हमको प्रकाश की आवश्यकता होती है, अर्थात लाइट की आवश्यकता होती है। और जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देती है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, ये मार्कर है। हम इस मार्कर को क्या कहते हैं, देख रहे हैं। तो ये मार्कर देखने का तरीका होता है कैसे, भाई हम देख रहे हैं, हमें दिखाई दे रही है, इसके पीछे का पोर्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके पीछे का पोर्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, बस मुझे फ्रंट का पोर्शन दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मान लीजिए हम अंधेरे कमरे में हों और हम मार्कर देखना चाहें तो मार्कर का पोर्शन मुझे नहीं दिखाई देगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब भी कोई प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है तो वो सभी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, उससे रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है। तो मान लीजिए ये जो बल्ब है, ये हमारे यहाँ से लाइट आ रही है और इस पर टकरा रही है, और टकराने के बाद वो लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आ रही है, तो हमें ऑब्जेक्ट दिखने लगता है। मतलब फिर से सुन लीजिए, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु आपको कब दिखाई देता है? जब उस वस्तु से लाइट आपकी आंखों पे पड़ती है। ठीक है, यानी कि जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उससे अगर लाइट आपकी आंखों पे पड़ती है तभी जाकर आपको वस्तु दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है और इसके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, या एक तरीके से बोल सकें तो अगर हम बोलें सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल गैस में होती है। ठीक है, उसके बाद उससे कम अगर देखें तो किस में होती है, पानी में होती है, और सबसे कम अगर देखें तो सॉलिड में होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश एक तरीके से क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह काम करता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह काम करता है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे वो तरंगे होती है जिनके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी चीज, प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, यानी कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, सीधी रेखा में चलती है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में ना चलती तो क्या होता? ये क्वेश्चन आपका है या मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं। अगर प्रकाश सीधी रेखा में ना चलती, यानी कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल ना करता, तो क्या होता? हमें हर एक ऑब्जेक्ट का पीछे का भी पोर्शन हम आसानी से देख सकते थे। जैसे मान लीजिए ये मार्कर की ही बात कर रहे थे, तो मार्कर का ये पिछला पोर्शन मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे इसका फ्रंट दिख रहा है। तो अगर लाइट क्या होती, स्ट्रेट लाइन में ना चलकर जिगजैग किसी भी डायरेक्शन में होके चली आती, तो हमें ऑब्जेक्ट का पिछला पोर्शन भी दिखता। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट हमें कब दिखता है? जब ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आती है, तो हमारी आंखें उस लाइट द्वारा वह इंसिडेंट रे का इमेज बनाती हैं, प्रतिबिंब बनाती हैं, और वही प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या है, सपोज दैट लाइट आया और इस पे पड़ा, पीछे पोर्शन पे, और वही लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ है, हमारी आंखों पर, तो पीछे का भी पोर्शन हमको दिखता, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट पीछे का पोर्शन नहीं दिखता है। रीजन ये है क्योंकि इस लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, जिगजैग मोशन यानी कि वक्रीय पथ पर वो गमन नहीं करती हैं, हमेशा ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, या ऑलवेज एट स्ट्रेट पाथ। ठीक है, तो यानी कि हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रकाश एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है दर्पण। प्रकाश के केस में आप मुख्यतः दो फेनोमेना पढ़ते हैं, वो है अपवर्तन और परावर्तन। परावर्तन और अपवर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आप प्रकाश के केस में दो चीजें आपको समझ में आती हैं, पढ़ते हैं आप। ठीक है, मेन
ऐसे तो बहुत सारे हैं जिनमें आपका विवर्तन भी आता है, जिनमें आपका डिफ्रैक्शन भी आता है, अर्थात इंटरफेरेंस व्यतिकरण भी आते हैं यहाँ पर। तो आपका जो इम्पोर्टेंट है, अगर हम दर्पण की कभी भी बात करेंगे अर्थात मिरर की बात करेंगे तो दर्पण में, मिरर में प्रकाश का परावर्तन होता है यानी कि रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। यहीं पर अगर हम लेंस की बात करें, लेंस की बात करें तो लेंस में प्रकाश का अपवर्तन होता है यानी कि रिफ्रैक्शन होता है। ध्यान दीजिए, दोनों वर्ड सुनने में एक जैसे लग रहे होंगे बट एक रिफ्लेक्शन है तो दूसरा रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन मतलब प्रकाश का अपवर्तन, वहीं पर अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्शन मतलब होता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब ये दर्पण द्वारा होगा। किसके द्वारा? परावर्तन किसके द्वारा होता है? दर्पण अर्थात मिरर द्वारा होता है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। जो हमारा जो टॉपिक है आज का वो दर्पण है, और दर्पण से क्या होता है? परावर्तन। तो परावर्तन टॉपिक आज हमारा है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, दर्पण किसे कहते हैं? तो दर्पण एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा या छोटा दिखाई देता है। दर्पण एक ऐसा प्रतिबिंब है जिसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब हमें बड़ा या छोटा दिखाई देता है। और कैसे दिखाई देता है? रिफ्लेक्शन द्वारा, यानी कि प्रकाश के परावर्तन द्वारा इसका प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण में प्रकाश के परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है और ये हमको बड़ा या छोटा और या तो बराबर साइज का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सब क्वालिटी दर्पण की होती हैं। ठीक है, दर्पण की बात करें तो दर्पण में दो तरीके के दर्पण होते हैं। एक और डेफिनेशन हम दर्पण की दे सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन कराने वाले साधन को दर्पण कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कराने वाले साधन को दर्पण कहते हैं। द ऑब्जेक्ट विच कैन रिफ्लेक्ट द लाइट इज नोन एज मिरर। ठीक है, द ऑब्जेक्ट विच कैन रिफ्लेक्ट द लाइट इज नोन एज मिरर। तो मिरर जो है वो प्रकाश का अपवर्तन कराता है, और प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिस मिरर की आवश्यकता होती है वो मुख्यतः दो तरीके का होता है। एक होता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जिसको हम कहते हैं समतल दर्पण। क्या कहते हैं हम लोग? समतल दर्पण। और एक है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर जिसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर, जिसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं हम लोग? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब दर्पण एक तरीके से कांच का बना हुआ क्या है? साधन है। किसका? ग्लास का बना हुआ साधन है जिसके एक सतह पर पॉलिश की जाती है, सिल्वर पॉलिश, और उसके ऊपर रेड ऑक्साइड की पेंट भी की जाती है। रेड ऑक्साइड का पेंट इसलिए किया जाता है ताकि जो सिल्वर पॉलिश हो वो छूट ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें दर्पण में तो दर्पण की दो सतहें होती हैं। एक सतह उसकी परावर्तक सतह यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाती है, और दूसरी सतह की बात करें तो इसकी जो दूसरी सतह है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पॉलिश सरफेस या पॉलिश सरफेस, या जिसको हम बोलते हैं सिल्वर सरफेस, यानी कि जिसके तरफ पॉलिश की गई होती है। तो यहाँ पर प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, अगर हम प्लेन मिरर बनाएं तो प्लेन मिरर का जो डायग्राम है उसमें मैंने एक लाइन खींच दिया, और उस लाइन पे दो सतह हो गई, एक ऊपरी सतह एक निचली सतह। मान लीजिए हमने निचली सतह पे ऐसे बना दिया, इसका मतलब होता है कि जो पिछली सतह या निचली सतह है इस पर चांदी की पॉलिश की गई है, चांदी की पॉलिश इस पे की गई है, यानी कि ये जो पिछली सतह है कैसी है? सिल्वर पॉलिश्ड है। ठीक है, सिल्वर पॉलिश्ड है। इसको कलई करना भी कहते हैं, यानी कि चांदी की कलई कर दी गई, कलई। इसको कई जगह पर हिंदी में कलई भी बोला जाता है। तो कहीं पे कलई लिखा हो, पॉलिश लिखा हो, या इसको सिल्वर पॉलिश भी बोल दें तो भी आप समझ जाइएगा कि मिरर में हमेशा, यानी कि दर्पण में हमेशा एक सतह सिल्वर पॉलिश्ड होती है जिससे कि लाइट अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट हो सके। सिल्वर जो है वो प्रकाश का अच्छा परावर्तक माना जाता है। तो अच्छा परावर्तक माना जाता है
इसलिए सिल्वर पॉलिश की जाती है। तो प्लेन मिरर हो गया। स्फेरिकल मिरर की बात करें तो स्फेरिकल मिरर, अच्छा यहाँ पे दूसरी सरफेस जो है, इस दूसरे सरफेस को हम क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तक तल, अर्थात रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और प्लेन मिरर के जो परावर्तक तल होते हैं वहीं से प्रकाश आपतित होती है, यानी कि इंसिडेंट होती है, और वहीं से परावर्तित भी होती है। इस स्फेरिकल मिरर की बात करें तो गोलीय दर्पण, ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण से पता चल रहा है स्फीयर, स्फीयर मतलब होता है गोला। तो गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होता है। किसका भाग होता है, डेफिनेशन सुन लीजिए। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होता है जिसके एक सतह पर चांदी की पॉलिश होती है और दूसरी सतह पर हम प्रकाश का परावर्तन कराते हैं। तो गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होता है जिसके एक सतह पर चांदी की पॉलिश होती है और दूसरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, अर्थात दूसरी सतह परावर्तक तल कहलाती है। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो तरीके के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, वहीं पे उत्तल दर्पण को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग है जिसकी एक सतह पर चांदी की पॉलिश की जाती है और दूसरी सतह परावर्तक तल के रूप में जानी जाती है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस। चलिए बनाते हैं गोलीय दर्पण का डायग्राम। गोलीय दर्पण, हमने एक गोला बनाया और उस गोले को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे डिवाइड कर दिया। समझाने के लिए ये समझ लीजिए, ये समझाने के लिए बाद में अभी डायग्राम भी बनाएंगे हम लोग। तो इस गोले को हमने डिवाइड कर दिया। एक गोले के हमने आंतरिक सतह पर पॉलिश की, एक तरफ एक भाग पे हमने अंदर वाली सतह पर पॉलिश कर दिया और वहीं पर दूसरे वाले भाग में हमने, आधे भाग में हमने बाहरी सतह पर क्या कर दिया, पॉलिश किया। बाहरी सतह पर हमने पॉलिश किया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने तरीके के होते हैं, मैंने बताया दो तरीके के होते हैं, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स आर फाउंड, जिनमें से दो कौन कौन से हैं, ये नाम हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। दो जो स्फेरिकल मिरर्स हैं इनके नाम क्या क्या हैं, पहला कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। पहला कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। कॉन्वेक्स को हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण, इसको मिरर लिख सकते हो आप, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स को हम हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण और वहीं पर कॉनकेव को हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये आपका प्रकाश यानी कि दर्पण की बात करें तो दर्पण दो तरीके के हैं, एक है प्लेन मिरर, एक है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कि उसकी सतह एकदम स्ट्रेट होती है। वहीं पर स्फेरिकल मिरर में अगर देखें तो स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेयर का भाग है, यानी कि गोले का भाग है, और उस गोले की जो सतह होती है वो वक्र होती है। कैसी होती है, गोलीय दर्पण की जो सतह होती है यानी कि जो सरफेस है वो कैसी है, वक्रीय है। वक्रीय का मतलब कर्व्ड सरफेस है इसकी। कैसी सरफेस है, कर्व्ड सरफेस होती है। कैसी सरफेस, वक्रीय, यानी कि ऐसा है। ठीक है, और ऐसी सरफेस जो होती हैं इसमें क्या हम बोले, तो ये देखिए, जैसे ये वाली सरफेस देखिए कर्व है और ये वाली सरफेस कर्व है, तो इसको हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण की सतह कैसी होती है, वक्रीय होती है। गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने तरीके के, दो तरीके के, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। अब इनको हम कैसे याद करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसके आधे भाग में इसको हम अलग कर देते हैं। ये मान लीजिए इसका अलग वाला पोर्शन हो गया, ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर होगा कि कौन सा दर्पण कहाँ पे हम यूज करेंगे। देखिए मैंने पहले क्या किया, मैंने गोला बनाया, गोले को बीच से डिवाइड किया, एक लेफ्ट साइड में मैंने उसको अंदर की तरफ क्या किया, पॉलिश किया, और राइट साइड में मैंने उसको बाहरी सतह पर पॉलिश कर दी और उसके बाद मैंने उसको अलग कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, जो पहला आपको दर्पण दिख रहा है इसके अंदर वाली सतह पर पॉलिश है, तो इसकी जो अंदर वाली सतह है ये पॉलिशदार है। कैसी है, पॉलिशदार। और बाहरी सतह जो है इसको हम बोलते हैं परावर्तक तल। क्या कहते हैं, परावर्तक
तल यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कौन सा सरफेस, जैसा यहाँ लिखा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वैसे ये बाहरी सतह रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ध्यान दीजिए, परावर्तक तल वह तल होता है जहां पर प्रकाश इंसिडेंट करता है, यानी कि प्रकाश की किरण जाकर आपतित होती है, ठीक है, मतलब उस पर गिरती है। यहीं पर दूसरा अगर देखें तो इसका बाहरी सरफेस क्या है, पॉलिशदार है, यानी कि सिल्वर पॉलिश्ड है, और इसके अंदर वाली सतह जो है ये किसका काम करेगी, परावर्तक तल का काम करेगा। और ध्यान दीजिए, परावर्तक तल जो है इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये जो पॉलिशदार सतह है इसको हम बोलते हैं सिल्वर पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से स्फेरिकल मिरर पहचानना हो तो सिंपल सा मैं एक कॉन्सेप्ट बता दूं। आप सबसे पहले कॉनकेव को देखो। कॉनकेव मतलब, केव मतलब सोचो, केव मतलब होता है गुफा, और गुफा में हम अंदर जाएंगे तो चारों तरफ से ढका हुआ मिलता है। तो हम अगर यहाँ से जाएं तो हमें गुफा नहीं मिल रहा है, लेकिन हम अंदर जाएं तो ये हमारा अगर देखिए तो ये गुफा की तरह हम गुफा के अंदर जा रहे हैं, यानी कि एक तरीका है, ऐसा होता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, बस ये समझने का एक तरीका होता है। इसका दूसरा जो विज्ञान के हिसाब से वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन एक समझने का तरीका, केव मतलब गुफा, यानी कि इनसाइड बोल सकते हैं, और ऐसी सतह जिसमें परावर्तक तल अंदर की तरफ हो उसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, परावर्तक तल देखिए अंदर की तरफ है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड है, कैसा है, इनसाइड है, अंदर की तरफ, और ये मिरर आपका कौन सा हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, यानी कि कौन सा मिरर, ये अवतल दर्पण हो गया। दूसरी चीज उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो उत्तल मतलब होता है उठा हुआ भाग, यानी कि उभरा हुआ भाग, या हम इसको बोल सकते हैं बाहरी भाग। तो आउटसाइड भाग पर, यानी कि बाहरी भाग पर अगर हम देखें तो परावर्तक तल पाया जाता है। आउटसाइड भाग, इसका जो बाहरी भाग है वो कैसा है, परावर्तक तल, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है, और इसे हम नाम देते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। किस मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का नाम देते हैं, यानी कि उत्तल दर्पण का नाम देते हैं। क्लियर यहाँ पर हो गया है आप सबको। फिर से मैं एक बार इसको बता देता हूँ। स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण किसका भाग होता है, किसी गोले का भाग होता है, और अगर हम इसके बाहरी या आंतरिक सतह पर पॉलिश कर दें तो गोलीय दर्पण मुख्यतः दो तरीके के होते हैं। पहला, अगर बाहरी सतह पर पॉलिश है, अब सुन लीजिए, इनका जो विज्ञान के हिसाब से या अगर भौतिक विज्ञान के हिसाब से हम इसका क्या देना चाहें, डिफिनीशन देना चाहें तो कैसे देंगे। पहला, उत्तल दर्पण का हम डिफिनीशन बताने जा रहे हैं। उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, वह दर्पण या वह गोलीय दर्पण जिसके बाहरी सतह पर क्या हो, परावर्तक तल हो, और आंतरिक सतह पर सिल्वर की पॉलिश यानी कि सिल्वर की कलई की गई हो, उस दर्पण को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, यानी कि उत्तल दर्पण। यहीं पर अगर कॉनकेव या अवतल दर्पण की बात करें तो वह गोलीय दर्पण जिसके आंतरिक सतह यानी कि अंदर की सतह जो है वो परावर्तक तल का कार्य करती है, और जो बाहरी सतह है वो पॉलिशदार हो, यानी कि उस पर चांदी की पॉलिश की गई हो, तो ऐसी दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये चीज आपका यहाँ से क्लियर हुआ। एक चीज और फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, दर्पण से हमेशा प्रकाश का परावर्तन होता है, दर्पण से प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। बट अगर आपके पास एक ऐसा दर्पण है जिसकी जो सरफेस के बीच की थिकनेस है वो ज़्यादा चौड़ी है, तो उसमें प्रकाश का अपवर्तन भी होगा और प्रकाश का परावर्तन भी होगा। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन भी होगा और प्रकाश का परावर्तन भी होगा। ऐसा तब जब सरफेस दोनों आगे पीछे के बीच की जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो फिर से देखिए, दर्पण कितने तरीके के, दो, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर को समतल दर्पण, स्फेरिकल मिरर को गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में जो परावर्तक तल है वो सीधी रेखा में है, और वहीं पर गोलीय दर्पण में परावर्तक तल वो कैसा है, सतह है जो उसकी वो वक्रीय है यानी कि कर्व्ड सरफेस में है। ठीक है, यहीं पर स्फेरिकल मिरर दो तरीके का, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण आपका ये हो गया और अवतल दर्पण आपका ये हो गया। परावर्तक तल यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसे कहते हैं, द सरफेस एट विच लाइट इंसिडेंट इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहीं पर अगर हम बात करें किसकी,
कि कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं, द स्फेरिकल मिरर इन विच आउटर साइड एक्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस नोन एज, इसको क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। यहीं पे अगर कॉनकेव मिरर की बात करें, दोज स्फेरिकल मिरर्स इन विच इनसाइड सरफेस ऑफ द मिरर एक्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज या आर नोन एज, इसको आप क्या बोलोगे, कॉनकेव मिरर कहोगे, ठीक है, यानी कि कॉनकेव मिरर कहते हैं, तो यानी कि अवतल दर्पण कहा जाता है। तो आपका प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर क्लियर हो गया। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं अपवर्तन के नियम की, सॉरी परावर्तन के नियम की, क्योंकि दर्पण द्वारा क्या होता है, परावर्तन होता है। और आपको पता है कि दर्पण द्वारा परावर्तन होगा तो परावर्तन के कुछ नियम भी हैं जिनको आपको पढ़ना है, और ये सब नियम बहुत ही बेसिक्स हैं जो आप 10th से लेके 11th-12th में पढ़ते आए हो, ग्रेजुएशन में भी आपको पढ़ना पड़ा है, तो ये सब बहुत ही बेसिक्स हैं, और बेसिक्स आपका क्लियर है तो ही आप एग्जाम में सफल हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका परावर्तन का नियम, कौन सा नियम, परावर्तन का नियम, क्योंकि दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है, या तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम या परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपको पढ़ना है। इससे पहले हम थोड़ा सा परावर्तन वर्ड पढ़ लेते हैं कि परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन क्या है, क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्वेश्चन मार्क, क्या पूछ रहे हैं हम, परावर्तन किसे कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। सबसे पहली बात, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट का वापस चला जाना। क्या होता है, परावर्तन, परावर्तन, परावर्तन यानी कि परावर्तित हो जाना। परावर्तित हो जाना का मतलब ऐसी घटना जिसमें प्रकाश की किरण जहाँ से आई वहीं वापस चली गई, इसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तन। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन अच्छे से दें आपको, तो मान लीजिए आपके पास एक क्या है, एक समतल दर्पण है, और उस समतल दर्पण के पीछे सरफेस पर क्या की गई है, चांदी की पॉलिश की गई है, अर्थात चांदी की पॉलिश है, यानी कि सिल्वर पॉलिश सरफेस है समतल दर्पण का। और इस दर्पण में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक लाइट आकर इंसिडेंट कर रही है, ये देखिए यहाँ पे एक लाइट टकराई है, प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण परावर्तक तल की तरफ आती है। ध्यान दीजिए, ये जो सतह है ये कौन सी है, चांदी की पॉलिश की गई है, तो ये पॉलिश यानी कि पॉलिश सरफेस है, और दूसरा जो सरफेस है ऊपर का ये क्या है, परावर्तक तल है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, प्लेन मिरर है, इस पे हम समझा रहे हैं आपको। लाइट ये प्रकाश की किरण है, और प्रकाश की किरण किसकी तरफ आ रही है, परावर्तक तल की तरफ आ रही है। परावर्तक तल की तरफ आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है, आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। एक चीज और, आपको यहाँ पर एक बिंदु दिखा है जहाँ पे लाइट टकराई है, यानी कि जहाँ से लाइट ने स्ट्राइक किया है, ये बिंदु, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं हम लोग, आपतन बिंदु, या इंग्लिश में बोले तो इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या आपतन बिंदु। आपतन बिंदु की डेफिनेशन क्या है, सुनिए, आपतित किरण परावर्तक तल पर, आपतित किरण परावर्तक तल पर जहां टकराती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अर्थात परावर्तक तल पर आपतित किरण जहां जिस बिंदु से टकराती है उसको हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपतन बिंदु पर अभिलंब यानी कि नॉर्मल खींचा जाता है। जब कभी आपको आपतन बिंदु पता हो जाए तभी आप नॉर्मल यानी कि अभिलंब खींच सकते हैं। अगर आपको आपतन बिंदु नहीं पता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये पॉइंट आपको नहीं पता है, तो आप उस सतह पर
नॉर्मल यानी कि अवलंब नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल हमेशा तभी पता चलेगा या तभी आप खींच सकेंगे जब आपको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का पूरी तरीके से ज्ञान हो जाए, पता चल जाए कि उस सरफेस पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है कहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हमको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिला तो हम इस पर नॉर्मल खींचेंगे। नॉर्मल मतलब होता है अभिलंब, या इसको हम अगर डेफिनेशन के हिसाब से बताएं तो नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो परावर्तक तल के हमेशा लंबवत होती है। ठीक है, नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो परावर्तक तल यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हमेशा लंबवत होती है। तो देखिए परावर्तक तल अगर ऐसे है तो नॉर्मल हमेशा ऐसे जाएगा, यानी कि ये देखिए, और ये इससे कितना एंगल बना रहा है, इस तल से कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो ये देखिए परावर्तक तल से कितना डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल। इसको n से डिनोट करते हैं, नॉर्मल कहते हैं, या हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अब अभिलंब जो है वो परावर्तक तल से कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। आपतित किरण आपतन बिंदु से टकराई है और आपतन बिंदु से अब ये जो किरण है ये फिर परावर्तित हो गई। ये देखिए ये जो लाइट आई थी ये फिर उसी डायरेक्शन में वापस चली गई। इस किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सा किरण, परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अब आपके सामने कई सारी चीजें आपको दिख रही हैं, एक दिख रहा है आपतित किरण, तो एक दिख रहा है परावर्तित किरण, एक आपको आपतन बिंदु, साथ ही साथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस और नॉर्मल दिख रहा है, चांदी की पॉलिश की गई। कुछ चीजें यहाँ पे और बता दें, इस नॉर्मल की तरफ से आपतित किरण के बीच जो एंगल बनता है, नॉर्मल की तरफ से आपतित किरण के बीच जो एंगल बनता है इसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, और नॉर्मल की तरफ से परावर्तित किरण की तरफ जो एंगल बनता है इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल आई और स्मॉल आर एंगल को क्या क्या कहते हैं लिख लेते हैं हम यहाँ पे। एंगल आई बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहने का मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं हम लोग, आपतन कोण कहते हैं। यहीं पर एंगल आर बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी में बोलें तो इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ समझिए, ये जो सरफेस है अगर हम इस सरफेस को थोड़ा सा आगे ऐसे लाइन खींच दें तो ये लाइन क्या कर रही है, दो माध्यम में बांट रही है, एक माध्यम इधर का और एक माध्यम इधर का। मान लेते हैं ये माध्यम नंबर 1 है और ये माध्यम नंबर कितना है, 2 है। माध्यम नंबर 1 और सरफेस के दूसरी तरफ माध्यम नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, पहला रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, इस पे मैंने ये डायग्राम बना दिया समझाने के लिए आपको। रिफ्लेक्शन, जब कभी प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन करते हैं। When light ray coming from any medium incident on a mirror, then it reflect back in that such a medium, that same medium is known as reflection। ठीक है, this phenomena is known as reflection, यानी कि इस घटना को हम क्या कहते हैं हम लोग, इस घटना को परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आती है और उसी माध्यम में वापस परावर्तित हो जाती है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। जैसा कि सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए आपतित किरण यहाँ पे टकराए हैं और आपतित किरण टकराने के बाद यहाँ से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट गए। देखिए माध्यम नंबर 1, माध्यम नंबर 2, लाइट दूसरे माध्यम में नहीं गई, इसका मतलब उसी माध्यम में वापस चली गई। इस घटना को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। क्लियर, आई थिंक आपको पूरी तरीके से ये बात समझ में आ गई है। परावर्तन का नियम अब स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के मुख्यतः 2 नियम हैं। वो नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम ये है कि जो पहला नियम है वो समझ लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। ये पहला नियम है। कौन कौन सा? आपतित किरण, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण को बोलते हो आप लोग इंसिडेंट रे। ठीक है, क्या लिखते हो? इंसिडेंट रे। परावर्तित किरण
परावर्तित किरण, इसको आप बोलते हो क्या, रिफ्लेक्टेड रे। तो पहला हो गया आपतित किरण, दूसरा हो गया परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, इसको हम कहते हैं नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं हम लोग, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पहला पॉइंट बता रहे हैं किसका, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, यानी कि परावर्तन के नियम का पहला पॉइंट। सबसे पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। अर्थात अगर इंग्लिश में इसकी डिफिनीशन दें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और साथ ही साथ नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन, मतलब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला इनका नियम है परावर्तन का नियम। कैसे, ये समझ लीजिए। अगर हम आपतित किरण को भेज रहे हैं इस बोर्ड, यानी कि ये जो व्हाइट बोर्ड है, इससे हम टच कराकर हम क्या कर रहे हैं, आपतित किरण को भेज रहे हैं, तो परावर्तन के बाद जो परावर्तित किरण होगी वो भी इसी बोर्ड को टच करते हुए ही जाएगी, मतलब इस प्लेन से ही होकर जा रही है जो आपका बोर्ड व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। तो अगर हम प्रकाश की किरण को हम क्या कर रहे हैं, आपतित करा रहे हैं, और परावर्तन के बाद जो परावर्तित किरण है वो जा रही है, तो वो एक ही तल से होके जाएगी और नॉर्मल भी उस बोर्ड को टच करते ही बनाया जाएगा। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, अर्थात लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा जो पॉइंट है वो इससे रिलेटेड है एंगल आई और एंगल आर से, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन कोण। तो दूसरा जो पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट इसका ये कहता है कि दूसरा पॉइंट क्या कहता है, परावर्तन के नियम का पहला पॉइंट और परावर्तन के नियम का दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है एंगल आई बराबर एंगल आर, मतलब इंसिडेंस एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये किस में होता है, रिफ्लेक्शन के केस में। मतलब समझ लीजिए फिर से, अगर मान लीजिए जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है नॉर्मल से 30 डिग्री का बन रहा है, तो लाइट जो है वो जो जा रही है, परावर्तित हो रही है, वो भी नॉर्मल से 30 डिग्री पर ही क्या होगी, जाएगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, आपका परावर्तन का नियम दो हो गए, दो पॉइंट हैं, जिनमें से दूसरा पॉइंट क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि अगर बात करें तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब यहाँ पे आपतन कोण बराबर किसके हो गया, परावर्तन कोण के, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो आज आपने प्रकाश का अगर देखा जाए तो प्रकाश में दर्पण यानी कि गोलीय दर्पण से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी। आगे आपको परावर्तन के नियम से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, और आपका जो समतल दर्पण हो गया गोलीय दर्पण, यानी कि अवतल और उत्तल में प्रतिबिंब कैसे बनता है, अवतल दर्पण और समतल दर्पण, या सॉरी उसको बोलें तो गोलीय दर्पण में कौन कौन से पॉइंट्स या कौन कौन से टर्म्स हम यूज करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू सो मच।